नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे हाथ जो कहानी लगी है वो पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच को हिला सकती है। हाँ, ये कहानी है दो 9 साल के बच्चों की जो अमीर बनना चाहते हैं। और उन्हें सलाह मिलती है दो बिल्कुल अलग सोच वाले पिताओं से। एक हैं गरीब डैड और दूसरे अमीर डैड। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है उसे उसे समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक चुभने वाले ताने से, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेखक और उनके दोस्त माइक को स्कूल में दूसरे बच्चे गरीब कहकर चिढ़ाते हैं। और बस उसी दिन वो ठान लेते हैं कि अब अमीर बनना है। और उनका पहला बिजनेस आइडिया तो बड़ा ही मजेदार था। नकली सिक्के बनाना। उन्होंने पुराने टूथपेस्ट ट्यूब्स जो उस जमाने में लेड के होते थे, उन्हें इकट्ठा करके पिघलाना शुरू कर दिया। एक तरह से वो अपनी खुद की करेंसी छाप रहे थे। हाँ, और जब लेखक के पिता ने उन्हें पकड़ा तो डांटने के बजाय उन्होंने बहुत प्यार से समझाया कि ये गैरकानूनी है। सही बात है, पर उन्होंने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने माना कि उनमें बिजनेस की समझ नहीं है और बच्चों को सलाह दी कि वो माइक के पिता से सीखें। और यहीं से कहानी में अमीर डैड की एंट्री होती है। जी, माइक के पिता अमीर डैड सिखाने के लिए मान तो गए, पर उनकी शर्त बड़ी अजीब थी। हाँ, उन्होंने कहा मैं क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, जिंदगी सिखाएगी, तुम मेरे स्टोर में काम करोगे। हर शनिवार 3 घंटे। और सैलरी सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। ये तो शोषण जैसा लगता है। बिल्कुल, और शायद यही अमीर डैड का इरादा भी था। वो जानबूझकर उन्हें ऐसी स्थिति में डाल रहे थे। हफ्तों तक दोनों लड़के धूल भरे स्टोर में डिब्बे साफ करते रहे और आखिरकार लेखक का सब्र टूट गया। वो अमीर डैड के पास गया और शिकायत की कि आप हमें सिखा कुछ नहीं रहे, बस हमारा शोषण कर रहे हैं। और यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अमीर डैड मुस्कुराया और कहा, अच्छा है, अब तुम सीखने के लिए तैयार हो। उन्होंने समझाया कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दो भावनाओं के जाल में फंसे रहते हैं, डर और लालच। पैसे ना होने का डर, उनसे नौकरी करवाता है और जब सैलरी मिलती है तो लालच उनसे महंगी चीजें खरीदवाता है। इसे ही वो चूहा दौड़ कहते हैं। रैट रेस। ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। मतलब आप ज्यादा कमाने के लिए और मेहनत करते हैं, फिर खर्चे बढ़ जाते हैं और आप हमेशा अगली सैलरी का इंतजार करते हुए उसी चक्कर में फंसे रहते हैं। एकदम। आप बस एक पहिए पे भागते रहते हैं। इसके बाद अमीर डैड ने एक और भी बड़ा झटका दिया। उन्होंने कहा, अब से तुम काम तो करोगे लेकिन तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब सैलरी पूरी तरह से बंद कर दी। ये तो और भी अजीब है। कोई बच्चा बिना पैसों के काम क्यों करेगा? ये एक मनोवैज्ञानिक दांव था। वो उनकी पैसों पर निर्भरता को तोड़ना चाहते थे, ताकि उनका दिमाग असल में नए रास्ते खोजने के लिए मजबूर हो। बिल्कुल। वो चाहते थे कि बच्चे तनख्वाह के बारे में सोचना बंद करें और मौके देखना शुरू करें। और कमाल की बात यह है कि ये तरीका काम कर गया। हाँ, कुछ हफ्ते मुफ्त में काम करने के बाद उन्होंने देखा कि स्टोर की मैनेजर हर हफ्ते पुरानी कॉमिक बुक्स को फाड़कर फेंक देती है। तो उन्होंने मैनेजर से वो कॉमिक्स मुफ्त में लेने की इजाजत मांग ली। और यहीं से उनका पहला असली बिजनेस शुरू हुआ। उन्होंने माइक के घर के बेसमेंट में एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोल दी। एंट्री फीस थी 10 सेंट, जिसमें कोई भी बच्चा आकर जितनी चाहे उतनी कॉमिक्स पढ़ सकता था। और उनका ये छोटा सा बिजनेस हर हफ्ते लगभग $9.5 कमा रहा था। वो भी बिना उनके लगातार वहां मौजूद रहे। यही असली सबक है। उन्होंने पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लिया था। तो जब अमीर डैड कहते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है, तो उनका मतलब यही है। एकदम सही। संपत्ति बनाओ, ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें, तब भी जब आप काम नहीं कर रहे। जैसे वो कॉमिक बुक लाइब्रेरी, वो एक संपत्ति थी। बिल्कुल, ये मानसिकता का सबसे बड़ा बदलाव है। गरीब डैड की सोच थी एक अच्छी नौकरी ढूंढो, एक कर्मचारी की सोच। और अमीर डैड की सोच थी संपत्ति बनाओ या खरीदो, एक मालिक या निवेशक की सोच। तो आज की इस गहरी पड़ताल से एक सवाल मन में उठता है। क्या हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी मुफ्त कॉमिक बुक्स हैं जिन्हें हम रोज देखते तो हैं पर पहचान नहीं पाते? वो कौन से मौके हैं जो एक संपत्ति बन सकते हैं लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि हमारा सारा ध्यान बस अगली तनख्वाह पर लगा हुआ है? एक सवाल है, शायद हम सबको ही कभी ना कभी परेशान करता है। हाँ, कि पैसा कमाने के बाद भी अमीर बनना इतना मुश्किल क्यों लगता है? बिल्कुल। और आज हम इसी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी से होती है। अच्छा? हाँ, सोचिए, साल है 1923। शिकागो का एक होटल है और वहां अमेरिका के कुछ सबसे अमीर और कह सकते हैं सबसे ताकतवर लोग जमा हुए हैं। ओके। मतलब
दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी का प्रमुख, सबसे बड़ी गैस कंपनी का मुखिया, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का प्रेसिडेंट। आप सोचिए, उस एक कमरे में शायद सरकार से भी ज्यादा पैसा था। बहुत बड़ी बात है। लेकिन 25 साल बाद क्या हुआ? उनमें से ज्यादातर या तो दिवालिया हो गए थे, या जेल में थे, या फिर अपनी जान ले चुके थे। अरे, तो ये कहानी ही मतलब आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। हमारा मकसद यही समझना है कि इतना दिमाग, इतना हुनर होने के बावजूद ये लोग अपनी दौलत क्यों नहीं संभाल पाए। हाँ। और स्रोतों के मुताबिक इसका जवाब एक बहुत ही सरल से नियम में छिपा है। एक ऐसा नियम जो अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग के बीच की वो जो असली दीवार है वो खड़ी करता है। हाँ, और वो नियम सुनने में इतना सीधा है कि पहली बात में तो यकीन ही नहीं होता। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने का सिर्फ एक ही नियम है। सिर्फ एक? आपको संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटी के बीच का फर्क पता होना चाहिए, और हमेशा संपत्ति खरीदनी चाहिए। अब ये शब्द तो हम सबने सुने हैं, लेकिन लेखक इसे जिस तरह कैश फ्लो से जोड़ते हैं वो इस पूरी बहस को एक नया मोड़ दे देता है। बिल्कुल। यहाँ परिभाषाएं किताबी नहीं हैं, बहुत सीधी हैं। बात सिर्फ इतनी है, संपत्ति, एसेट, वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, अंदर लाती है। हाँ। और दायित्व यानी लायबिलिटी, वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस यही नींव है। लेखक इसकी तुलना एक इमारत बनाने से करते हैं। ज्यादातर लोग आर्थिक गगनचुंबी इमारत बनाना चाहते हैं, पर उनकी वित्तीय साक्षरता की नींव या तो कमजोर होती है या होती ही नहीं है। कहानियों की तरह समझाया है, और हम सब कहीं ना कहीं खुद को उनमें देख सकते हैं। हाँ, पहला किरदार है गरीब व्यक्ति का। उसकी कहानी बहुत सीधी है। आय आती है और सीधे जरूरी खर्चों, टैक्स, किराया, खाना में चली जाती है। कैश अंदर आया और तुरंत बाहर। दूसरा किरदार है मध्यम वर्ग का। इनकी आय ज्यादा होती है, लेकिन वो उस पैसे से दायित्व खरीदते हैं जिन्हें वो संपत्ति समझते हैं। हाँ, समझते हैं। जैसे घर का लोन, कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। और यहीं पर वो रैट रेस यानी चूहे की दौड़ में फंस जाते हैं। बिल्कुल। जितनी ज्यादा कमाई उतने बड़े खर्चे और उतना ही बड़ा कर्ज। उनकी बैलेंस शीट पर वो लायबिलिटी वाला कॉलम बढ़ता जाता है, जबकि एसेट का कॉलम वो लगभग खाली रहता है। और फिर आता है तीसरा किरदार, एक अमीर व्यक्ति। और उसकी कहानी बिल्कुल अलग है। वो अपनी आय से ऐसी संपत्तियां खरीदते हैं जो उनके लिए और आय बनाती हैं। पैसा उनके लिए काम करता है। हाँ, जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, स्टॉक डिविडेंड, बॉन्ड्स। उनकी संपत्तियां ही उनके खर्चों का बोझ उठाती हैं, और जो पैसा बचता है वो उसे और संपत्ति खरीदने में लगा देते हैं। तो ये एक ऐसा पहिया है जो अपने आप घूमता रहता है और हर चक्कर में बड़ा होता जाता है। सही। ये सब सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये उलझ जाता है। जैसे कि एक घर जिसके लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं, क्या वो इस परिभाषा के हिसाब से एक संपत्ति है? और यही इस पूरी चर्चा का सबसे विवादास्पद, सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। लेखक के मुताबिक ज्यादातर लोगों के लिए उनका घर उनकी सबसे बड़ी लायबिलिटी है, संपत्ति नहीं। लेकिन इससे तो कई लोग सहमत नहीं होंगे। मेरा मतलब है, घर में एक भावनात्मक सुरक्षा मिलती है और उसकी कीमत भी तो बढ़ती है। लोग इसे अपना सबसे बड़ा निवेश मानते हैं। बिल्कुल, और यही इस बहस को दिलचस्प बनाता है। देखिए, भावनात्मक नजरिए से घर जरूर एक संपत्ति है, लेकिन लेखक का तर्क पूरी तरह से वित्तीय है। वो सिर्फ कैश फ्लो पर आधारित है, सिर्फ नंबर्स की बात। हाँ, हर महीने घर आपकी जेब में पैसा डाल रहा है या निकाल रहा है। होम लोन की किश्त, प्रॉपर्टी टैक्स, बीमा, मेंटेनेंस, ये सब मिलकर लगातार आपकी जेब से पैसा बाहर ले जाते हैं। ये वो पैसा है जो आय बनाने वाली किसी संपत्ति में लग सकता था। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? पहली बात तो ये कि सबसे बड़ी दौलत आपकी वित्तीय शिक्षा है, पैसा नहीं। सही। दूसरी, अमीर बनने का नियम सरल है, संपत्ति और दायित्व का फर्क जानें और हमेशा संपत्ति खरीदें। और तीसरी, असली आर्थिक आजादी तनख्वाह बढ़ने से नहीं, बल्कि तब आती है जब आपकी संपत्तियों से आने वाला कैश फ्लो आपके मासिक खर्चों से ज्यादा हो जाए। हाँ, मतलब जब आपको अपनी नौकरी की जरूरत न रहे। और अब अगर हम उन 1923 के व्यापारियों की कहानी पर वापस जाएं, तो पहेली सुलझने लगती है ना? उन्होंने कमाई तो बहुत की, लेकिन उस कमाई से अपनी जेब भरने वाली संपत्ति बनाने के बजाय शायद उन्होंने अपनी जेब से पैसा निकालने वाले दायित्वों का पहाड़ खड़ा कर लिया था। उनकी कैश फ्लो की कहानी ही गलत थी। बिल्कुल,
और अंत में एक विचार के साथ छोड़ते हैं। हाँ। लेखक ने दौलत की एक बड़ी शक्तिशाली परिभाषा दी है। ये नहीं कि आपके पास कितने पैसे हैं, बल्कि ये कि अगर आज आप काम करना बंद कर दें तो आप कितने दिनों तक अपने मौजूदा लाइफस्टाइल पर जिंदा रह सकते हैं। वाह। ये सवाल आपकी कुल संपत्ति नहीं, बल्कि आपके कैश फ्लो की ताकत को मापता है। तो सोचने वाली बात यही है कि हमारी अपनी कैश फ्लो की कहानी क्या है और हम उसे कैसे बदल सकते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर गहराई से बात करेंगे, आपकी नौकरी और आपके असली बिजनेस के बीच का फर्क। हमारे पास एक किताब का अंश है जो इस बात पर जोर देता है कि अमीर लोग अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करते हैं, और ये सोच शायद आपकी वित्तीय समझ को पूरी तरह बदल सकती है। बिल्कुल। और ये चर्चा सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, ये वित्तीय सुरक्षा हासिल करने के बारे में है। हम देखेंगे कि कैसे लोग अक्सर अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हुए बिता देते हैं और अंत में उनके पास दिखाने के लिए कुछ होता ही नहीं। हाँ, चलिए इसे खोलते हैं। कहानी मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्लॉक से शुरू होती है। उन्होंने एक बार कुछ MBA छात्रों से पूछा, मैं किस बिजनेस में हूं? जाहिर है सब हंसे और एक ने कहा, आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं। और यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। रे क्रॉक ने जवाब दिया, मेरा बिजनेस हैमबर्गर नहीं है, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट है। उनका असली ध्यान फ्रेंचाइजी की लोकेशन पर था और उस जमीन पर था जो उसके नीचे है। वाह। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया के सबसे बड़े सिंगल रियल एस्टेट मालिकों में से एक है। ये एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है कि आय से ज्यादा संपत्ति पर ध्यान देना कितना जरूरी है। तो ये हमें नौकरी और बिजनेस के बीच के अंतर पर लाता है। जैसे कोई व्यक्ति बैंकर हो सकता है, लेकिन वो उस बैंक का मालिक तो नहीं है। ये उनकी नौकरी है, उनका बिजनेस नहीं। लोग अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल सही। असल बिजनेस का मतलब है अपने एसेट कॉलम को बनाना, उसे मजबूत करना। ज्यादातर लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं, वेतन वृद्धि, प्रमोशन, ओवरटाइम, ये सब इनकम कॉलम से जुड़े हैं, जबकि अमीर लोग अपने एसेट कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो फिर असली एसेट्स क्या हैं? मतलब एक नई कार जिसे आपका बैंकर शायद एसेट मान सकता है। नहीं, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। सोर्स में साफ बताया गया है, एक नई कार असल में एक एसेट नहीं है, क्योंकि शोरूम से निकलते ही उसकी कीमत लगभग 25% कम हो जाती है। अच्छा। हाँ, असली एसेट्स में वो चीजें आती हैं, जैसे ऐसे बिजनेस जिन्हें चलाने के लिए आपकी मौजूदगी की जरूरत नहीं है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, आय पैदा करने वाली रियल एस्टेट, या फिर वो रॉयल्टी जैसी चीजें। हाँ, संगीत या पेटेंट जैसी बौद्धिक संपदा से मिलने वाली रॉयल्टी, ये सब असली एसेट्स हैं। और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है कि लग्जरी सामान खरीदने के तरीके में भी फर्क होता है। ये मानसिकता का एक बहुत बड़ा फर्क है। अमीर लोग पहले अपने एसेट बनाते हैं और फिर उन एसेट से जो आय होती है उससे लग्जरी सामान खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग वो अक्सर क्रेडिट पर पहले लग्जरी सामान खरीदते हैं, जिससे वे और ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। सही बात है। सोर्स एक उदाहरण देता है कि कैसे लेखक की पत्नी ने अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो से होने वाली अतिरिक्त आय से अपनी मर्सिडीज खरीदी। वो एक असली इनाम था, कोई बोझ नहीं। तो इसका मतलब सलाह सीधी है, अपने दिन की नौकरी करते रहें, लेकिन अपने खर्चों को कम रखें और लगन से अपना एसेट कॉलम बनाना शुरू करें। तो आज की बातचीत का सार शायद ये है कि अपनी नौकरी को अपने बिजनेस के साथ ना मिलाएं। असली वित्तीय स्वतंत्रता अपने एसेट कॉलम को बनाने से आती है, ना कि सिर्फ सैलरी बढ़ाने से। $1 जो आपके एसेट कॉलम में जाता है वो आपका कर्मचारी बन जाता है, जो आपके लिए 24 घंटे काम करता है। और इसी सोच के साथ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोर्स के आखिर में कहा गया है कि एक बार जब आप अपना बिजनेस बनाने में समय और निवेश कर लेते हैं, तब आप अमीरों के सबसे बड़े रहस्य को सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक ऐसा रहस्य जो उन्हें बाकियों से बहुत आगे रखता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो अगला रहस्य क्या हो सकता है। नमस्कार। आज हम जिन सोर्सेस पर बात करने वाले हैं वो टैक्स और कॉरपोरेशंस के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हाँ, इनमें एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है कि ये जो रॉबिनहुड वाली कहानी है, अमीरों से लेकर गरीबों को देने का आइडिया, वो असल में सबसे ज्यादा नुकसान मध्यम वर्ग का करता है। ये सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इन पेपर्स का तर्क इसी तरफ इशारा करता है। इनके मुताबिक इंग्लैंड और अमेरिका में इनकम टैक्स हमेशा से नहीं था। अच्छा। हाँ,
इसे युद्धों के लिए पैसा इकट्ठा करने का मतलब एक टेम्परेरी तरीका माना जाता था, लेकिन 1913 में अमेरिका में इसे परमानेंट कर दिया गया। और इसे बेचा कैसे गया, मतलब लोगों को कैसे मनाया गया? यही कहकर कि ये सिर्फ अमीरों पर लगेगा, उन्हें सजा देने के लिए। तो जाहिर है आम जनता ने इसका पूरा समर्थन किया होगा। फिर ये वादा टूटा कैसे? ये टैक्स हम सब पर कैसे आ गया? क्योंकि सरकार की पैसे की भूख बढ़ती चली गई। जो टैक्स अमीरों के लिए था वो धीरे धीरे मध्यम वर्ग और फिर गरीबों तक पहुंच गया। और इसी दबाव ने, आप कह सकते हैं, अमीरों को एक नया रास्ता खोजने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सोचा अगर हम सीधे पैसा नहीं दे सकते, हाँ, सीधे अपनी कमाई से नहीं दे सकते, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कमाई को कानूनी तौर पर बचाया जा सके। और यहीं से कॉरपोरेशन का आइडिया पॉपुलर हुआ। कॉरपोरेशन, ज्यादातर लोग तो इसे एक बड़ी सी बिल्डिंग या ऑफिस समझते हैं, लेकिन ये सोर्सेस कहते हैं कि ये उससे कहीं अलग है। बहुत अलग। एक कॉरपोरेशन असल में सिर्फ कुछ कानूनी कागजात हैं। बस एक फाइल? हाँ, बस एक फाइल। पर इन कागजों से कमाल की चीज होती है। कानून की नजर में एक नया कानूनी व्यक्ति बन जाता है। मतलब कागज पर एक अलग इंसान बनाने जैसा? बिल्कुल। इस इंसान का अपना बैंक खाता, अपनी संपत्ति, सब कुछ हो सकता है, और ये सब उसके मालिक से पूरी तरह अलग होता है। बुक दी गई है। और कॉरपोरेशन मालिकों को दूसरी। एकदम सही कहा। और दोनों में फर्क क्या है? दूसरी रूल बुक का पहला नियम ही अलग है। एक कर्मचारी का नियम क्या है? पहले कमाओ, फिर सरकार को टैक्स दो, और जो बचे उससे घर चलाओ। सही। लेकिन कॉरपोरेशन का नियम है पहले कमाओ, फिर जितना हो सके खर्च करो, और जो आखिरी में बचे सिर्फ उस पर टैक्स दो। एक मिनट, पहले खर्च करो मतलब हवाई में बोर्ड मीटिंग के नाम पर छुट्टियां या महंगी गाड़ियां? ये तो टैक्स चोरी जैसा लगता है ना? लगता है, पर यहीं पर लाइन बहुत धुंधली हो जाती है। कानून कहता है कि उचित और जरूरी बिजनेस के खर्चों पर छूट है। अच्छा। तो एक होशियार अकाउंटेंट ये तर्क दे सकता है कि टीम का हौसला बढ़ाने के लिए हवाई में मीटिंग जरूरी थी। ये सिस्टम के नियमों का इस्तेमाल करना है, उन्हें तोड़ना नहीं। कोई उदाहरण दे सकते हैं, समझने में आसानी होगी। लाख टैक्स देना होगा, फिर बचे हुए 14 लाख से घर चलाना होगा। और समीर ने एक कॉरपोरेशन बनाई है। वो पहले अपनी कंपनी के नाम पर कार, लैपटॉप, ऑफिस का किराया, जैसे मान लीजिए 8 लाख के खर्चे दिखाता है। तो उसकी टैक्सेबल इनकम कम हो गई? एग्जैक्टली। अब उसकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 12 लाख बची, जिस पर वो टैक्स देता है। खेल पूरी तरह से अलग है। ये तो सिर्फ टैक्स की बात हुई। इस कानूनी व्यक्ति को बनाने का कोई और भी फायदा है? हाँ, और वो फायदा शायद टैक्स से भी बड़ा है। एक सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच मतलब? अगर समीर की कॉरपोरेशन पर कोई केस करता है या कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो उसका पर्सनल घर, उसकी कार, वो सब सुरक्षित रहते हैं। अच्छा जी। तो लेनदार सिर्फ कंपनी की संपत्ति पर ही दावा कर सकते हैं? हाँ, ये एक लीगल फायरवॉल की तरह है। हाँ। तो इस पूरे खेल को खेलने के लिए मतलब सिर्फ एक कंपनी रजिस्टर करवाना ही काफी नहीं है, किस तरह की समझ चाहिए? और यही है जिसे ये दस्तावेज फाइनेंशियल आईक्यू या पैसे की समझ कहते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू। हाँ, इसमें 4 चीजें जरूरी हैं। पहला, अकाउंटिंग, ताकि आप नंबरों की भाषा समझ सकें। ठीक है। दूसरा, निवेश, ताकि आपका पैसा आपके लिए और पैसा बनाए। तीसरा, बाजार की समझ, ये पता हो कि कब क्या खरीदना या बेचना है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, चौथा, कानून का ज्ञान, ताकि आप टैक्स और कॉर्पोरेट नियमों का फायदा उठा सकें, ठीक वैसे ही जैसे अमीर उठाते हैं। तो मतलब बात यह है कि खेल तो एक ही है, लेकिन नियम इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप नौकरी कर रहे हैं या अपनी कॉरपोरेशन चला रहे हैं। एक को टैक्स पहले देना है, दूसरे को बाद में। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि सिस्टम को समझने के बारे में है। इन सोर्सेज का तर्क है कि इस खेल में वही हारता है जिसे नियमों की जानकारी नहीं होती। यह विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमें हमेशा से सलाह दी जाती है कि अच्छी नौकरी ढूंढो और कॉरपोरेट सीढ़ी पर चढ़ो, लेकिन क्या हो अगर असली सवाल ये हो कि उस सीढ़ी पर चढ़ने की बजाय उसके मालिक क्यों न बनो? नमस्ते, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे आइडिया पर बात कर रहे हैं जो हमें बचपन से सिखाई गई बात को पूरी तरह से पलट देता है। खूब मेहनत करो और पैसे बचाओ वाली बात। हाँ, बिल्कुल। हमारे स्रोत का कहना है कि अमीर लोग पैसा कमाते हैं, बचाते नहीं हैं, वो पैसा बनाते हैं। ये सुनने में ही कितना अलग लगता है ना? बहुत। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही कमाल की कहानी से होती है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की। हाँ, उन्होंने अपना टेलीफोन पेटेंट वेस्टर्न यूनियन को बेचने की कोशिश की थी, सिर्फ 100,000 रुपए में, और उन्हें मना कर दिया गया। ये कहानी यही दिखाती है कि असल दुनिया में अक्सर होशियार लोग नहीं, बल्कि हिम्मत वाले लोग आगे बढ़ते हैं। और सारा खेल इसी एक चीज का है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, मतलब वित्तीय समझ। राइट। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये हिम्मत, थोड़ी रचनात्मकता और
क्या कहते हैं, मौकों को पहचानने की काबिलियत का एक मिक्स है। तो हम सबके अंदर वो एक हिम्मत वाला इंसान होता है जिसे जगाना पड़ता है। स्रोत कहता है कि हम सब में एक डरपोक और एक हिम्मत वाला दोनों होते हैं। पैसा बनाने के लिए उस हिम्मत वाले को ही आगे लाना पड़ता है। लेकिन ये हिम्मत चाहिए किस चीज के लिए? सिर्फ बड़ा रिस्क लेने के लिए? नहीं नहीं, ये हिम्मत चाहिए एक बहुत बड़े सच को स्वीकार करने के लिए। अच्छा, और वो क्या है? वो सच ये है कि पैसे का मतलब ही बदल गया है। मतलब पहले दौलत जमीन होती थी, फिर फैक्ट्रियां। और आज दौलत है जानकारी, इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, पैसा अब कोई वो कागज का टुकड़ा या सोना नहीं है, वो बस एक आइडिया है। और जो इस बात को समझ गया वो खेल ही बदल देता है। ये तो बहुत ही बड़ा आइडिया है कि पैसा असली है ही नहीं। इसे समझने के लिए स्रोत में एक कैश फ्लो नाम के बोर्ड गेम का जिक्र है। वो गेम एक आईने की तरह है। आईने की तरह? कैसे? जब लोग उसे खेलते हैं ना, तो उनका असली पैसों वाला बर्ताव सामने आ जाता है। कुछ लोग बस सही मौके का इंतजार करते रह जाते हैं। कुछ के पास जब मौका आता है तो पैसे नहीं होते। और ज्यादातर लोग तो मौके तो पहचान ही नहीं पाते। सही, वो गेम हमारी वित्तीय आदतें दिखा देता है। और इसका एक असली दुनिया का उदाहरण भी है जो सच में दिमाग हिला देता है। फीनिक्स वाला, 1990 के दशक का। हाँ, जब वहां रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल डूबा हुआ था तो लेखक ने एक दिवालिया नीलामी में एक घर खरीदा। घर की कीमत थी $75,000, लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ $20,000 में खरीद लिया। यहां तक तो ठीक है, एक अच्छी डील मिल गई। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ। हाँ, असली जादू तो इसके बाद हुआ। उन्होंने बिना डाउन पेमेंट का विज्ञापन देकर उस घर को $60,000 में बेच दिया। और कमाल की बात यह कि खरीदार से प्रोसेसिंग फीस के नाम पर $2,500 भी ले लिए। तो मतलब जेब से कुछ गया नहीं, बल्कि $2,500 आ गए। एग्जैक्टली। और बदले में उन्हें खरीदार से एक प्रॉमिसरी नोट मिला, जो कि एक कानूनी वादा था कि वो $40,000 चुकाएगा। तो बिना पैसा लगाए एक एसेट बन गया। कमाल है। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ वित्तीय समझ है जो 4 खास स्किल्स पर टिकी होती है। ऐसा तो वो कौन सी 4 स्किल्स हैं जिनसे ऐसा कुछ किया जा सकता है? पहली है अकाउंटिंग, मतलब नंबर्स की भाषा को समझना। ठीक है। दूसरी है निवेश, यानी पैसे से और पैसा बनाने की कला। तीसरी है बाजार की समझ, डिमांड और सप्लाई का खेल। बिल्कुल। और चौथी, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है कानून की समझ, टैक्स और कंपनियों के नियम। अगर हम उसी रियल एस्टेट वाले उदाहरण से इसे जोड़ें तो हाँ, तो देखिए, कानून की समझ ने उन्हें प्रॉमिसरी नोट इस्तेमाल करने दिया। बाजार के समझ ने बताया कि नो डाउन पेमेंट का आइडिया काम करेगा, क्योंकि लोगों के पास एक मुश्त पैसा नहीं था। सही। अकाउंटिंग ने उन्हें नंबर दिखाया कि कैसे बिना पैसा लगाए भी प्रॉफिट हो सकता है। और निवेश की सोच ने उन्हें एक बेकार डील को एक तरह से सोने की खान में बदलने का तरीका सिखाया। तो जोखिम तो था, लेकिन इन स्किल्स ने उसे बहुत कम कर दिया। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ मेहनत करना और पैसे बचाना ही काफी नहीं है। असली आज़ादी तब मिलती है जब हम अपनी वित्तीय समझ को इतना बढ़ा लें कि हमें वो मौके दिखने लगे जो बाकियों को नजर ही नहीं आते। ये तो अपनी किस्मत खुद लिखने जैसा है। हाँ। और स्रोत इसी एक शक्तिशाली विचार पर खत्म होता है। महान अवसर आंखों से नहीं, दिमाग से देखे जाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आज हमारे चारों तरफ ऐसा कौन सा मौका छिपा है जिसे बाकी लोग शायद नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन एक बढ़ती हुई वित्तीय समझ उसे पहचान सकती है। आज हमारे सोर्सेज, करियर और पैसे को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों की बात करते हैं। हाँ, एक तरफ तो वो सोच है जो कहती है भाई एक अच्छी सेफ नौकरी पकड़ो, जॉब सिक्योरिटी। और दूसरी तरफ एक ऐसी सोच है जो कहती है कि नहीं, नौकरी सीखने के लिए करो, पैसे के लिए नहीं। बिल्कुल। और ये कोई थ्योरी की बात नहीं है, हम सब रोज ये फैसला कहीं ना कहीं लेते हैं। सही बात है। क्या हम वो सेफ रास्ता चुने जहां तनख्वाह तो पक्की है पर शायद ग्रोथ उतनी नहीं, या फिर वो रास्ता जहां शायद शुरू में पैसे कम हो लेकिन सीखने को इतना कुछ मिले जो आगे चलकर बहुत काम आए। किसी बात को समझाने के लिए सोर्सेज में एक बहुत ही कमाल की कहानी है सिंगापुर के एक पत्रकार की। हाँ, बहुत टैलेंटेड पत्रकार थी जो एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती थी। लिखती शानदार थी पर किताबें बिक नहीं रही थीं। और जब उसे किसी ने सलाह दी कि उसे सेल्स बेचने की कला सीखनी चाहिए तो उसे ये बात अपमानजनक लगी। बहुत ज्यादा। और ये रिएक्शन हम समझ सकते हैं ना, एक कलाकार के लिए ये सुनना कि आपको सेल्स पर्सन बनना पड़ेगा, ये अपनी कला का अपमान लगता है। उसे लगा होगा मेरा काम तो अच्छी कहानियां लिखना है, ये बेचना मेरा काम थोड़ी है। यहीं पर कहानी में एक बहुत तीखा लेकिन जरूरी मोड़ आता है। वो बेस्ट सेलिंग वाली बात। हाँ। उसे किसी ने कहा किताबों पर बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा होता है, बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं।
ये लाइन तो मतलब सीधी लगती है, झटका लगता है सुनकर। बहुत गहरा पॉइंट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा लिखना जरूरी नहीं है, बल्कि ये है कि सिर्फ अच्छा लिखना काफी नहीं है। सही। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर आप उसे लोगों तक पहुंचाना नहीं जानते, तो वो गोदाम में ही पड़ा रह जाएगा। हुनर और व्यापार दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इस पत्रकार की कहानी और मैकडॉनल्ड्स के उदाहरण में एक साफ पैटर्न दिखता है ना? हाँ बिल्कुल। मैकडॉनल्ड्स क्या दुनिया का सबसे अच्छा बर्गर बनाता है? नहीं, शायद नहीं। बहुत से लोग उनसे बेहतर बर्गर बनाते होंगे अपने घरों में। बिल्कुल, लेकिन वो बर्गर बेचने के सिस्टम में दुनिया में बेस्ट है। हाँ, ये सिस्टम शब्द बहुत जरूरी है। वो सिस्टम सिर्फ बर्गर बनाने तक नहीं है, वो है सही जगह पर जमीन खरीदना, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, एक जैसी क्वालिटी देना। बर्गर तो उस पूरे सिस्टम का बस एक हिस्सा है। और यही वो बात है जो कई प्रतिभाशाली लोग समझ नहीं पाते। वे अपने हुनर को बेहतर बनाने में सालों लगा देते हैं, पर उसे बेचने के सिस्टम को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए सोर्सेज में सलाह दी गई है कि अपने करियर को जरा दूर की नजर से देखो। सिर्फ अगली तनख्वाह के लिए काम मत करो। ऐसी नौकरी ढूंढो जहां कुछ सीखने को मिले। खासतौर पे सेल्स और मार्केटिंग जैसे स्किल्स। शुरू में भले ही पैसे कम हो, लेकिन ये वो स्किल्स हैं जो आपको लोगों को समझना सिखाते हैं। और ये सिर्फ सेल्स वालों के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक डॉक्टर को मरीज का भरोसा जीतना होता है, वो भी एक तरह की सेल है। एक इंजीनियर को टीम को अपना आइडिया बेचना होता है। सही बात है। ये असल में कम्युनिकेशन और लोगों से जुड़ने की कला है जो हर जगह काम आती है। अच्छा, अब तक तो हमने स्किल्स और सिस्टम की बात की, लेकिन आखिर में पैसे को लेकर एक बिल्कुल अलग, थोड़ा फिलोसॉफिकल सा नियम भी बताया गया है। हाँ, वो थोड़ा चौंकाने वाला लगा मुझे भी। नियम है, दें और आप प्राप्त करेंगे। ये उस आम सोच को सीधी चुनौती देता है जो कहती है, जब मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसा होगा तब मैं दूंगा। और सच तो ये है कि ज्यादातर लोगों के पास वो जरूरत से ज्यादा पैसा कभी आता ही नहीं है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या ये पूरी प्रक्रिया उल्टी है? मतलब ये कि क्या देने का काम ही पाने के दरवाजे खोलता है, बजाय इसके कि हम पाने का इंतजार करते रहें ताकि हम दे सकें। आज हमारे सामने एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। बताइए कि क्यों कुछ लोग फाइनेंशियल जानकारी होने के बावजूद भी असल में दौलत नहीं बना पाते। सही बात है, ये बहुत लोगों के साथ होता है। हाँ, तो हमारे स्रोतों के मुताबिक इसकी वजह 5 रुकावटें हैं: डर, निराशावाद, आलस, बुरी आदतें और अहंकार। और ये सब मानसिक बाधाएं हैं, मतलब बात सिर्फ जानकारी की नहीं है। बिल्कुल। अमीर और गरीब इंसान में सबसे बड़ा फर्क ही यही होता है कि वो अपने डर को कैसे संभालते हैं। तो चलिए इसी डर से शुरू करते हैं। मुझे स्रोत की एक बात बड़ी मजेदार लगी। कौन सी? टेक्सास के लोगों की तरह सोचो। अच्छा। कि जब वो जीतते हैं तो बहुत बड़ा जीतते हैं, और जब हारते हैं तो वो हार भी यादगार होती है। हाँ, और देखिए, हारना किसी को पसंद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन फर्क नजरिए का है। स्रोत में अलामों की लड़ाई का जिक्र है। उन्हें पता था कि वो हारेंगे, फिर भी उन्होंने सरेंडर करने के बजाय लड़ना चुना। और आज भी टेक्सास में वो कहते हैं, रिमेंबर द एलामो। बिल्कुल, मतलब अपनी हार को अपनी ताकत बनाओ, उसे छुपाओ मत। जैसे साइकिल चलाना सीखते वक्त गिरना तो प्रोसेस का हिस्सा है ना? हाँ, विजेताओं के लिए हार एक सबक है, एक प्रेरणा है। और हारने वालों के लिए? हारने वालों को हार हरा देती है, वो आगे कोशिश ही नहीं करते। और यहीं पर मुझे लगता है विजेताओं का सबसे बड़ा राज है। क्या? कि ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि पैसा खोने का जो दर्द है वो अमीर बनने की खुशी से कहीं ज्यादा भारी पड़ता है। एग्जैक्टली। वो सुरक्षित सैलरी खोने के दर्द को अपना सपना पूरा करने की खुशी से ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो ये तो हुई डर की बात, लेकिन दूसरी बाधा वो भी बड़ी दिलचस्प है, आलस। हाँ, पर उस तरह से नहीं जैसा हम आम तौर पर सोचते हैं। सही पकड़ा। स्रोत कहता है कि अक्सर जो लोग सबसे ज्यादा व्यस्त दिखते हैं, असल में वही सबसे आलसी होते हैं। ये व्यस्त आलस वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। वो खुद को छोटे-मोटे कामों में उलझाए रखते हैं ताकि उन्हें उन जरूरी मुद्दों का सामना न करना पड़े, जैसे कि अपने फाइनेंस को ठीक करना। तो इसका इलाज क्या है? स्रोत कहता है, थोड़ा सा लालच। हाँ, खुद से ये पूछना कि अगर मैं ये कर लूं तो इसमें मेरे लिए क्या है? और फिर वो बहुत पावरफुल आइडिया आता है, मैं ये खरीद नहीं सकता। इसकी बजाय पूछना, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? हाँ, पहला वाक्य तो दिमाग पर जैसे ताला लगा देता है। बिल्कुल, सोचने की प्रक्रिया ही रुक जाती है। जबकि दूसरा सवाल वो दिमाग को काम पर लगा देता है, वो नए रास्ते खोजने लगता है। सही है, लेकिन स्रोत एक चेतावनी भी देता है। क्या? कि ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं होना चाहिए। इस सवाल के बाद मेहनत और प्लानिंग की भी जरूरत है। सही बात है। तो डर और आलस, ये 2 सबसे बड़ी बाधाएं हो गई।
लेकिन 3 और है संक्षेप में: निराशावाद, बुरी आदतें और अहंकार। निराशावाद मतलब वो क्या फायदा, कुछ नहीं बदलेगा वाली सोच। हाँ, जो आपको शुरू करने से पहले ही रोक देती है। फिर आती हैं बुरी आदतें। जिसमें सबसे बड़ी सलाह है, पहले खुद को भुगतान करो। बिल्कुल। ज्यादातर लोग पहले बिल चुकाते हैं और जो बचा उसे सेव करते हैं। जबकि अमीर लोग पहले अपनी बचत और निवेश अलग रखते हैं। हाँ, और आखिर में अहंकार, ये मानना कि मुझे सब पता है। जो आज की दुनिया में बहुत खतरनाक है। सीखना बंद तो जीतना बंद। तो जाते जाते एक विचार छोड़कर जाती हूँ। स्रोत कहता है कि सफल लोग शुरुआत में बैलेंस्ड नहीं बल्कि फोकस्ड होते हैं। मतलब वो अपने बहुत सारे अंडे कुछ टोकरियों में रखते हैं और उन पर पूरा ध्यान देते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले असंतुलित होना जरूरी है? ठीक वैसे ही जैसे हम चलने के लिए एक पैर उठाकर असंतुलित होते हैं। ये तो सच में सोचने वाली बात है। आज हम एक ऐसे विचार पर बात कर रहे हैं जिसका कहना है कि सोना तो हर जगह है, बस ज्यादातर लोगों को उसे देखने की, पहचानने की ट्रेनिंग नहीं मिली है। बिल्कुल। मतलब हम सब जानते हैं कि पैसे के लिए काम कैसे करना है, पर क्या पैसा हमारे लिए काम कर सकता है? हाँ, आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। और हमारा मकसद उन कुछ शायद चौंकाने वाले तरीकों को समझना है जो पैसे बनाने की हमारी आम सोच को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। तो पहला विचार ही मुझे तो काफी अजीब लगा। अच्छा। लेखक का कहना है कि अमीर बनना स्प्रेडशीट्स या बजट के बारे में उतना नहीं है जितना एक मजबूत, एक जज्बाती वजह ढूंढने के बारे में है। हाँ, एक क्यों ढूंढना। मतलब हिसाब किताब से पहले दिल की बात। ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? सुनने में लगता है, पर इसके पीछे एक गहरी सोच है। वो कहते हैं कि अपनी चाहतों और नाचाहतों की एक लिस्ट बनाओ। जैसे मैं पूरी जिंदगी नौकरी नहीं करना चाहता, या मैं अपने बच्चों को वो सब देना चाहता हूं जो मुझे नहीं मिला। जब आपका क्यों मजबूत होता है तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। अच्छा, मतलब ये एक इंजन की तरह है जो आपको आगे धकेलता है। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ा है रोज के छोटे छोटे चुनाव का आइडिया। हाँ, कि आपके हाथ में आया हर एक रुपया एक तरह से आपके भविष्य के लिए एक वोट है। बिल्कुल। आप चुनते हैं कि वो रुपया आपको अमीर बनाएगा या गरीब। और शायद इसीलिए वो कहते हैं कि पहला निवेश किसी स्टॉक या प्रॉपर्टी में नहीं बल्कि खुद के दिमाग में करना चाहिए। आपकी फाइनेंशियल समझ ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस पर वो कहानी एकदम फिट बैठती है। कौन सी? कि लेखक के एक दोस्त के घर चोर घुसे, टीवी, वीडियो गेम सब ले गए, पर जानते हैं क्या छोड़ गए? सारी किताबें। हाँ, ये दिखाता है कि ज्यादातर लोग मनोरंजन पर खर्च करते हैं, अपनी जानकारी बढ़ाने पर नहीं। ठीक है, तो एक बार जब सोच बदलनी शुरू हो जाए तो उसे आदत में कैसे लाएं? हाँ, तो यहीं पर पहले खुद को भुगतान करने वाला मशहूर नियम आता है। ये सलाह तो मतलब 100 बार सुनी है, पर लेखक इसमें एक चौंकाने वाला मोड़ देते हैं। हाँ, उनका तरीका थोड़ा खतरनाक लगता है। खतरनाक ही तो है। इसका मतलब है कि तनख्वाह आते ही सबसे पहले अपनी संपत्ति वाले कॉलम के लिए पैसे अलग रखना, और वो भी बिल भरने से पहले। एक मिनट, यहीं पर मुझे एक सवाल है। ये तो सुनने में बहुत गैर जिम्मेदाराना नहीं लग रहा? कैसे? अगर मैंने पहले बचत अलग रख दी और मेरे पास बिजली का बिल या किराया भरने के पैसे ही नहीं बचे तो? हाँ, ये एक वाजिब सवाल है। जिन लोगों का पैसा देना है वो तो दरवाजे पर आ जाएंगे ना? और लेखक कहते हैं उन्हें आने दो। क्या? हाँ, सुनना मुश्किल है, पर उनका तर्क ये है कि वो दबाव आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दबाव ताकत कैसे हो सकता है? जब लेनदार आपको फोन करते हैं तो आप अपनी बचत को हाथ नहीं लगाते। वो प्रेशर आपको पैसा बनाने के नए रचनात्मक तरीके खोजने पर मजबूर करता है। यह आपके दिमाग की कसरत है। वाह, मतलब डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। बिल्कुल, ये पूरा नजरिया ही बदल देता है। और शायद इसीलिए वो अपने दोस्तों को भी सोच समझकर चुनने की बात करते हैं। हाँ, उन लोगों से दूर रहो जो हमेशा कहते हैं कि आसमान गिरने वाला है। सही बात है। उन दोस्तों से दूर भागो जो हर डिनर पर बताते हैं कि मार्केट कैसे क्रैश होने वाला है। बिल्कुल, अगर आप डरे हुए लोगों से घिरे रहेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। उन लोगों के साथ वक्त बिताएं जो पैसे को एक अवसर की तरह देखते हैं। अच्छा, और शौक की चीजों वाला आइडिया, वो मुझे सबसे दिलचस्प लगा। पोर्श वाला। हाँ, ज्यादातर लोग लोन पर महंगी कार खरीदते हैं, पर वो कहते हैं कि पहले एक ऐसी मशीन बनाओ जो तुम्हारे शौक का खर्च उठाए। मतलब लोन लेने के बजाय पहले एक ऐसी प्रॉपर्टी बनाओ जिसका किराया कार की ईएमआई भर दे। और संपत्ति से उनका मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, ना कि निकाले। बिल्कुल, ये एक लड़के की कहानी जैसा है
जिसे उसके पिता ने कार नहीं दी, अच्छा। बल्कि उसे स्टॉक मार्केट सीखने के लिए $3000 दिए और कहा कि जब तुम इससे 6000 बना लोगे तब कार खरीद लेना। लड़के ने पैसे गवाए होंगे शुरू में। हाँ, गवाए, पर जो सबक सीखा वो अनमोल था। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि पैसे का खेल बाहर से ज्यादा अंदर का है। ये सिर्फ कमाने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने डर को बदलने के बारे में है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार। बताइए। अध्याय का अंतिम नियम है, सिखाओ और तुम्हें मिलेगा। सिखाओ और तुम्हें मिलेगा। हाँ, अगर आप किसी विषय के बारे में सच में सीखना चाहते हैं तो उसे किसी और को सिखाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। जब आप सिखाते हैं तो आप खुद सबसे ज्यादा सीखते हैं और नए विचार आपके दिमाग में अपने आप आने लगते हैं। आज हमारे पास जो किताब है उसका एक चैप्टर बड़ा ही दिलचस्प है। अच्छा। हाँ, ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं ज्ञान बहुत हो गया, अब बताओ करना क्या है। ये सीधे एक्शन की बात करता है। मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि अमीर बनने की सोच से आगे बढ़कर असल में कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि फिलॉसफी समझना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग बस शुरू करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। उनके लिए वो एक टिप देते हैं, बहुत सारे ऑफर दो। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर इसमें एक कहानी है। लेखक ने अपने दोस्त को 6 अपार्टमेंट पर उनकी मांगी गई कीमत से आधी कीमत पर ऑफर देने को कहा। आधी कीमत पर? हाँ, आधी। तो वो दोस्त और उसका रियल एस्टेट एजेंट दोनों हैरान। उन्हें लगा कि ये तो बेइज्जती करने जैसा है। जाहिर है, कोई भी यही सोचेगा। और नतीजा, उन्होंने एक भी ऑफर नहीं दिया और आज भी वो सही डील का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार ही कर रहे होंगे। और सबसे मजेदार बात, लेखक बताते हैं कि वो अपने ऑफर्स में हमेशा एक एस्केप क्लॉज रखते हैं, जिसमें लिखा होता है कि डील को उनके बिजनेस पार्टनर की मंजूरी मिलनी जरूरी है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। और वो पार्टनर उनकी बिल्ली है। हाँ, ये बिल्ली वाली बात कमाल की है, लेकिन इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है ना, वो बहुत गहरा है। वही मैं भी सोच रहा था। ये सिर्फ रियल एस्टेट के बारे में नहीं है, ये उस डर को पार करने के बारे में है जो हमें पहला कदम उठाने से रोकता है। मतलब रिजेक्शन का डर, अजीब लगने का डर। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये लेखक के सबसे बड़े सिद्धांत को मजबूत करता है। मुनाफा बेचते समय नहीं, खरीदते समय होता है। अच्छा, तो ये बहुत सारे ऑफर दो वाला आइडिया असल में सही कीमत पर खरीदने का एक तरीका है। हाँ। पर क्या इस तरह आधे दाम पर ऑफर देना लोगों को नाराज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, और ज्यादातर लोग मना ही करेंगे। तो फिर फायदा क्या? आपको उन जगहों पर मौके तलाशने होंगे जहां कोई और नहीं देख रहा। हाँ, वो एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। हाँ, वो सुपरमार्केट वाला। बिल्कुल। जब सुपरमार्केट में टॉयलेट पेपर पर सेल लगती है तो लोग स्टॉक भर लेते हैं, लेकिन जब शेयर बाजार या रियल एस्टेट मार्केट में सेल लगती है, मतलब कीमतें गिरती हैं, तो वही लोग डरकर भाग जाते हैं। सही बात है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो इसका मतलब ये सिर्फ सस्ती चीजें ढूंढना नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक पूरी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी काम कर रही है। ये अपनी आय के स्रोत को बदलने के बारे में है। आय के स्रोत? हाँ, लेखक 3 तरह की इनकम के बारे में बताते हैं। पहली है साधारण अर्जित आय। मतलब अपनी सैलरी? सही पकड़ा, जिसके लिए आप रोज मेहनत करते हैं। इस पर सरकार सबसे ज्यादा टैक्स लगाती है। यानी वो पैसा जिस पर सरकार की पहली नजर पड़ती है। और तीसरी, सबसे अहम, है पैसिव आय। अच्छा। ये रियल एस्टेट या ऐसे बिजनेस से आती है जिसे आप सीधे तौर पर नहीं चलाते, और इस पर टैक्स सबसे कम लगता है। यानी एक तरह से ऐसा कुछ बनाना जो आप सो रहे हो तब भी आपके लिए कमा रहा हो। एग्जैक्टली। दौलतमंद बनने का असली राज यही है, अपनी अर्जित आय को जितनी जल्दी हो सके पैसिव या पोर्टफोलियो आय में बदलना। जब आप कम कीमत पर कोई संपत्ति खरीदते हैं तो आप असल में यही कर रहे होते हैं। आप एक पाइपलाइन बना रहे होते हैं जो आपके लिए पैसा कमाए, बजाय इसके कि आप जिंदगी भर पैसे के लिए बाल्टियां ढोते रहें। बिल्कुल। लेकिन अर्जित आय को पैसिव आय में बदलना, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है तो नहीं, खासकर जब किसी के पास शुरू करने के लिए ज्यादा पैसा ना हो। ये बहुत जरूरी सवाल है, और किताब ये नहीं कहती कि ये एक रात में हो जाएगा। अच्छा। ये एक माइंडसेट का बदलाव है। शुरू में शायद आप अपनी सैलरी का छोटा सा हिस्सा ही निवेश कर पाएं, लेकिन कुंजी है अपने दिमाग को संपत्ति बनाने के लिए ट्रेन करना, मौकों को पहचानना। हाँ, सीखना के मौके कहाँ हैं, और फिर चाहे छोटा ही सही पर पहला कदम उठाना। जैसे वो ऑफर देने वाली बात, उसमें पैसा नहीं, हिम्मत लगती है। समझ गया। तो ये पैसे से ज्यादा मानसिकता और हिम्मत का खेल है। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि पैसा काम कैसे करता है ये समझने के बारे में है। आपने एकदम सही पकड़ा, और लेखक इसी बात पर जोर देते हैं कि हमारे पास 2 सबसे बड़ी दौलत हैं,
हमारा दिमाग और हमारा समय। दिमाग और समय? जी, हाथ में आने वाला हर एक रुपया अपनी किस्मत तय करने की ताकत देता है। उसे बिना सोचे समझे खर्च करें तो आप गरीबी चुनते हैं। उसे अपने दिमाग में निवेश करें, संपत्ति हासिल करना सीखें तो आप दौलत को अपने भविष्य के रूप में चुनते हैं। हर दिन, हर रुपए के साथ ये फैसला होता है कि कोई अमीर बनेगा, गरीब या मध्यम वर्ग का रहेगा।